अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल रहमान। पाक प्योर लाइन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको वेलकम करता हूं। आई होप आप खैरियत से होंगे। पाक प्योर लाइन फूड सेफ्टी और हलाल की डोमेन्स में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। हमारे एक्सपर्ट्स फूड इंडस्ट्री को कंसल्टेंसी, R&D और ट्रेनिंग सर्विसेज फ्राहम कर रहे हैं। आज की ये ट्रेनिंग भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशंस आइकॉन प्रेस कर दें ताकि तमाम नए टॉपिक्स पर बनाई जाने वाली वीडियोस आपको इजीली मिल सकें। मजीद हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें ताकि बाकी लोग भी इससे मुस्तफीद हो सकें। वेलकम इन द सेकंड पार्ट ऑफ द ऑनलाइन अवेयरनेस सेशन। सो शेल्फ लाइफ स्टडी के बारे में मुख्तलिफ मेथड्स हैं जो शेल्फ लाइफ को डिटरमिन करने के लिए यूज होते हैं। लाइक उसमें पहले डायरेक्ट मेथड है, इसी तरीके से इनडायरेक्ट मेथड्स में डिफरेंट सेट ऑफ मेथड्स हैं। सो इनको हम स्क्रीन शो हो रही सब लोगों को? ओके, सो हम डायरेक्ट मेथड के बारे में स्टडी करेंगे। Direct method is one of the most commonly used method. So it involves storing the product under pre-selected conditions for a period of time longer than the expected shelf life and checking the product at regular intervals to see when it begins to spoil. Simple method है, इसमें हम expectedly इस चीज को देखते हुए कि ये प्रोडक्ट किस नेचर की है, उसकी प्रोसेसिंग पैरामीटर्स कैसे हैं, उसकी इंग्रेडिएंट्स कैसे हैं, उसका रॉ मटेरियल, उसकी क्वालिटी क्या है, अदर इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी क्या है, और इसी तरीके से जो उसकी पैकिंग मटेरियल है, जो लेबलिंग है, वो तमाम चीज़ों की जो क्वालिटी है उन चीज़ों से हम डिटरमिन करेंगे एक एक्सपेक्टेड शेल्फ लाइफ, सो दैट might be longer than the real या actual shelf life of that product. So इसमें हम क्या है, फिर कंपैरिजन बेस्ड स्टडी करते हैं कि प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ एक्सपेक्टेडली हम एक सेट कर लेते हैं, एक बेंचमार्क सेट कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम कंपैरिजन स्टडी करते हैं। उसमें हम ये देखते हैं कि उस प्रोडक्ट के जो सेंसरी एट्रीब्यूट्स हैं वो कब और कैसे स्पॉइल होना शुरू होते हैं, कैसे उनकी क्वालिटी डिटीरियोरेट होना शुरू होती है। सो इस बेस पे हम डायरेक्ट मेथड इसको बोलते हैं। तो फर्दर चल के हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको कंसिडर किया जाता है डायरेक्ट मेथड को शेल्फ लाइफ स्टडी के लिए। सो नंबर वन इज आइडेंटिफाई व्हाट मे कॉज द फूड टू स्पॉइल। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं, पैरामीटर्स हैं, कौन कौन से जो ऐसे इफेक्ट्स हैं, रिलेटेड इफेक्ट्स हैं जो उस प्रोडक्ट की कीपिंग क्वालिटी को डिस्टर्ब कर सकते हैं। लाइक प्रोडक्ट रिलेटेड स्पॉइलेज होती है और प्रोसेस रिलेटेड स्पॉइलेज होती है। हम दोनों के फैक्टर्स को हम कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट रिलेटेड स्पॉइलेज क्या होगी, उसके रॉ मटेरियल्स को हम देखेंगे, प्रोडक्ट का मेकअप देखेंगे, उसकी साख क्या है, उसकी बनावट क्या है, उसके अंदर वाटर एक्टिविटी कितनी है, उसकी पीएच कितनी है, और उसकी ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी कितनी है, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स कौन कौन से यूज किए गए हैं उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में। सो देन हम बात करते हैं प्रोसेस रिलेटेड स्पॉइलेज। सो प्रोसेस रिलेटेड स्पॉइलेज में क्या है, उसकी प्रोसेसिंग पैरामीटर्स को देखा जाता है, प्रोसेसिंग कंडीशंस को देखा जाता है, प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी कौन कौन सी इन्वॉल्व है उसकी प्रोडक्शन प्रोसेसिंग में, उसको हम कंसिडर करते हैं। फिर उसके अलावा उसकी पैकेजिंग कैसी है, लाइक किसी प्रोडक्ट को लूज पैकिंग में पैक किया जा रहा है या हार्ड पैकिंग में उसको पैक किया जा रहा है, पॉलीथीन में उसको पैक किया जा रहा है, या उसकी पैकेजिंग इन्वायरमेंट स्टेबल है, लाइक ह्यूमिडिटी को ऑब्जॉर्व करने से एक बैरियर दे रही है, लाइट को अंदर आने से एक बैरियर दे रही है, या उसके अलावा उसकी स्टोरेज और जो वेयर हाउसिंग कंडीशंस कैसी हैं। सो ये तमाम प्रोसेस और उसके प्रोडक्ट पैरामीटर्स डिटरमिन करेंगे कि वो प्रोडक्ट
किस नेचर की है और उसकी जो सेंसरी एट्रीब्यूट्स हैं वो किस हिसाब से, किस तरीके से वो स्पॉइल होंगे, उसी बेस पे हम उसकी शेल्फ लाइफ को डिटरमिन करते हैं. बाय नाउ यू शुड हैव आइडेंटिफाइड ऑल द पॉसिबल वेज द प्रोडक्ट could deteriorate and the factors involved should have been identified. अब यहाँ से हमें एक चीज मालूम ये हो रही है कि हम कौन कौन से पैरामीटर्स जो कि प्रोडक्ट रिलेटेड हैं उनको कंट्रोल करेंगे, या कौन कौन से पैरामीटर्स जो प्रोसेस रिलेटेड हैं उनको हम कंट्रोल करेंगे, तो हम अपनी प्रोडक्ट को शेल्फ स्टेबल बना सकते हैं. मीन्स टू से ये तमाम फैक्टर्स जो कि प्रोडक्ट रिलेटेड हैं या जो कि प्रोसेस रिलेटेड फैक्टर्स हैं, ये सभी उसकी शेल्फ लाइफ को डायरेक्ट वे में इफेक्ट करेंगे. सो इन्हीं फैक्टर्स को हम कंट्रोल करते हुए उस प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को हम इम्प्रूव कर सकते हैं या अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं. उसके बाद उसकी जो एनालिसिस और टेस्टिंग स्कीम के लिए कौन कौन से टेस्ट यूज होंगे, लाइक सेंसरी वैल्यूएशन उसकी की जाएगी. सेंसरी वैल्यूएशन में आप लोग जानते हैं कि 5 सेंसेस जो टच, विजन, स्मेल, हियरिंग और उसका जो बाज का कुछ प्रोडक्ट्स का साउंड भी देखा जाता है. ठीक है, इन तमाम सेंसरी पैरामीटर्स के थ्रू, सेंसेस के थ्रू हम उस प्रोडक्ट की सेंसरी वैल्यूएशन करेंगे. लाइक उसका कलर कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है, उसकी स्मेल कैसी है, उसकी बाज का हियरिंग इन दैट सेंस के किसी तरीके से उसकी जो मतलब रिएक्शन टू वॉइस है वो कैसा है. इन तमाम पैरामीटर्स को हम सेंसरी वैल्यूएशन के थ्रू जजमेंट करते हैं. देन उसके बाद उसकी माइक्रोबायोलॉजिकल जो एट्रीब्यूट्स हैं, लाइक माइक्रोबायोलॉजिकल लिमिट्स फॉर फूड, उस प्रोडक्ट के लिए कितनी माइक्रोबायोलॉजिकल जो क्वांटिटी है या नंबर ऑफ माइक्रोब्स आर एक्सेप्टेबल. लाइक फॉर वाटर, एस्कर्शिया कोलाई की एक खास मिकदार या तादाद उसको अलाउ किया जाता है. इसी तरीके से अदर फूड कमोडिटीज हैं, लाइक मीट या चिकन प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनकी शेल्फ लाइफ में माइक्रोब्स कौन से इन्वॉल्व हैं, लाइक लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन्स इन्वॉल्व हैं, लाइक साल्मोनेला इन्वॉल्व है. ठीक है, सो इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट विल डायरेक्टली impact on its shelf life. So their number is determined by the standard, जो कि स्टैंडर्ड के अंदर, जो कि कोडेक्स के स्टैंडर्ड्स के अंदर दिया गया है, या लोकली जितनी भी फूड अथॉरिटीज रेगुलेट कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर, सभी के स्टैंडर्ड्स के अंदर ये चीजें वाज़ेह मेंशन है कि कितनी माइक्रोबायोलॉजिकल लिमिट्स आर एक्सेप्टेबल फॉर विच फूड कमोडिटी. इसी तरीके से माइक्रोबायोलॉजिकल गाइडलाइन क्राइटेरिया क्या है, फिर गाइडलाइंस फॉर द माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ रेडी टू ईट फूड्स. ठीक है, उनकी एग्जामिनेशन के लिए कौन कौन से टेस्ट, कौन सा मैकेनिज्म यूज किया जाएगा. फिर केमिकल एनालिसिस है उस प्रोडक्ट का, डिफरेंट मेथड्स हैं उसमें. फिर केमिकल में तमाम जितने भी उसकी टेस्टिंग आ जाती है जो कि माइक्रोबायोलॉजिकल, सेंसरी और फिजिकल के अलावा हैं. लाइक उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डिटरमिन करने का क्या तरीकाकार है, उसका कलर डिटरमिन करने का क्या तरीकाकार है, उसका फ्लेवर, उसका टेक्सचर प्रोफाइल डिटरमिन करने का क्या तरीकाकार है, या उस प्रोडक्ट के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनका आपस में क्या केमिकल रिएक्शन है, मॉइस्चर, पीएच और अदर फैक्टर्स का आपस में क्या रिलेशन है. ये तमाम चीजें डिटरमिन करेंगी उसकी कीपिंग क्वालिटी को. सो इन्हीं टेस्ट के बेस पे हम उसकी कीपिंग क्वालिटी या शेल्फ लाइफ का खोज लगा सकते हैं. सो उसके बाद प्रोडक्ट फिजिकल पैरामीटर्स, उनका एनालिसिस कैसे करना, लाइक प्रोडक्ट का टेक्सचर कैसा है, पैकेजिंग का एग्जामिनेशन कैसा है, पैकेजिंग की सील का एग्जामिनेशन कैसे करना है. इसी तरीके से ट्रैवल टेस्ट, मतलब उस प्रोडक्ट को हम एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्टेशन में वो प्रोडक्ट कैसे बिहेव करती है या उसकी कीपिंग क्वालिटी कैसी है. देन डिटरमिनिंग द बेस्ट, वर्स्ट एंड द एवरेज रिटेल कंडीशंस, वो प्रोडक्ट रिटेल में कैसे उसका क्या रिस्पॉन्स है उस प्रोडक्ट का. रिटेल में माइट इट बी पॉसिबल कि रेलेवेंट टेम्परेचर ना हो, ठीक है, वहां पे टेम्परेचर कम या ज्यादा हो सकता है, ह्यूमिडिटी कम या ज्यादा हो सकती है. सो लाइटिंग कंडीशंस भी इसी तरीके से वेरी कर सकती हैं. सो ऑल दीज फैक्टर्स विल डिटरमिन दी keeping quality of that product. So all these factors are needed to be examined for determining the keeping quality of that product.
ओके, नंबर 3 इज प्लान द शेल्फ लाइफ स्टडी। अब शेल्फ लाइफ स्टडी का प्लान करना है, वो कैसे? कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट्स when preparing your detailed shelf life study plan, like what tests need to be carried out, कौन कौन से टेस्ट हमने करने हैं। अब ये जो पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा है, ये सारी डिटेल स्टडी इस पॉइंट के तहत वो वाली होगी। फिर हाउ लॉन्ग विल दी स्टडी रन फॉर एंड हाउ ऑफन विल द टेस्ट बी कैरिड आउट। स्टडी को हम कितनी देर के लिए करेंगे, या टेस्ट को हम उनकी मतलब बार बार कौन कौन से टेस्ट को रिपीट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, फॉर एग्जांपल फ्लेवर प्रोफाइल, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्रोडक्ट की चेक कर ली, उसके बाद हम देखेंगे कि कितनी देर बाद फिर से हम उसकी फ्लेवर प्रोफाइल चेक करेंगे, या कितने रूटीन इंटरवल्स के बाद हम प्लांट टेस्ट को रेपिटेशन में लेके आएंगे। उसके बाद हाउ मैनी सैंपल्स विल बी टेस्टेड ईच टाइम, हर वक्त में कितने सैंपल्स को टेस्ट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल जनरली अगर हम बात करें तो नॉर्मली प्रोसेसिंग प्रोडक्शन में एक रिसीविंग पे टेस्ट किया जाता है, उसके बाद ऑनलाइन प्रोडक्शन प्रोसेसिंग में टेस्टिंग की जाती है, फिर ड्यूरिंग प्रोसेसिंग उसकी टेस्टिंग की जाती है, फिर प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग के दौरान है उसकी जो पैकेजिंग के बारे में भी टेस्टिंग की जाती है, फिर उसके बाद जो एंड प्रोडक्ट जो वेयर हाउस में प्रोडक्ट रखी है उस दौरान भी इस प्रोडक्ट की टेस्टिंग की जाती है। उसके अलावा कंज्यूमर एनालिसिस भी करवाए जाते हैं, लाइक सेंसरी वैल्यूएशन भी करवाई जाती है। सो डिफरेंट मैकेनिज्म विल डिपेंड अपॉन दी टेस्टिंग स्कीम। अब इस बारे में हमें एक मैकेनिज्म है उसको अडॉप्ट करना है जिसको हम PDCA बोलते हैं, प्लान डू चेक एक्ट। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, एस्टैब्लिश दी ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोसेसेस नेसेसरी टू डिलीवर रिजल्ट्स इन अकॉर्डेंस विद दी ऑर्गेनाइजेशंस हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। प्लानिंग में क्या है, हमने जो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्कीम ऑफ वर्किंग है, जो उनका मेमोरेंडम है, उसके अकॉर्डिंगली हमने अपनी स्टडी को डिजाइन करना है कि ऑर्गेनाइजेशन का क्वालिटी पॉलिसी क्या है, उसका मेमोरेंडम ऑफ सेफ्टी कंप्लायंस क्या है। इन तमाम चीज़ों के अकॉर्डिंगली हम अपनी स्टडी को प्लान करेंगे। डू में क्या है, इम्प्लीमेंट दी प्रोसेस, एक्चुअल वे में स्टडी को हमने इम्प्लीमेंट करना है। चेक में क्या है, मॉनिटर एंड मेजर प्रोसेसेस अगेंस्ट हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट्स, रिपोर्ट दी रिजल्ट्स। अब जो चेकिंग में हम एनालिसिस की बात करेंगे, उसकी डिफरेंट वे से मॉनिटरिंग की बात करेंगे, प्रोसेसिंग की, उसकी जो हेल्थ और सेफ्टी कंप्लायंस है उसके अकॉर्डिंगली, या जो लोकल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनके जो गाइडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंगली। देन एक्ट में क्या, टेक एक्शंस टू कंटिन्यूअली इंप्रूव हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस। ओके, सो एक्ट में क्या है, हम मुख्तलिफ तरह के पैरामीटर्स को अडॉप्ट करेंगे दैट विल बी नीडेड टू डिटरमिन और कंप्लाई विद द हेल्थ एंड रेगुलेटरी परफॉर्मेंस ऑफ दैट कमोडिटी। सो ये PDCA का एक मैकेनिज्म है, इसके अकॉर्डिंगली हम अपनी स्टडी को, शेल्फ लाइफ स्टडी को प्लान करेंगे। इसमें देखेंगे कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करने हैं, किस स्टेज पे कौन सा टेस्ट है, कौन से टेस्ट को कितनी देर बाद हमें रिपीट करना है, या किस प्रोसेस को हमने जज करना है, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को जज करना है, या डिफरेंट प्रोसेसेस को जज करना है। ये शेल्फ लाइफ स्टडी मतलब एक वो ऐसे नहीं है कि हम एक घंटे में, एक दिन में इसको कंडक्ट कर सकें। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, मुख्तलिफ टाइम स्पैन देख के प्रोडक्ट को जज किया जाता है कि इसकी कीपिंग क्वालिटी कितनी होगी, मुख्तलिफ पैरामीटर्स को चेंज करते हुए। फॉर एग्जांपल बाज़ का डिफरेंट पैरामीटर्स को हम जो है वो कांस्टेंट रखते हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स को हम चेंज करके डिफरेंट पैरामीटर्स का और प्रोसेसेस का आपस में इम्पैक्ट देखते हुए उसकी शेल्फ लाइफ स्टडी को हम कंसिडर करते हैं। देन हाउ मेनी सैंपल्स विल बी नीडेड फॉर द होल study period, when will the study be run। so अब यहाँ पे क्या है, इस स्टेज पे हम अपनी स्टडी को फुली प्लान आउट कर चुके हैं। हमने ये चीजें देखनी है कि कौन कौन से एनालिसिस, कौन कौन से पैरामीटर्स तमाम को हमने स्टडी करना है, हमारी प्रॉपरली एक प्लानिंग हो चुकी है। नेक्स्ट लेवल पे हम क्या करेंगे, रन दी शेल्फ लाइफ स्टडी। अब इसमें क्या होगा, ड्यूरिंग द स्टडी सैंपल्स शुड बी स्टोर्ड अंडर द सेम कंडीशंस
as your normal production samples from manufacture to the consumption. अब जो इस स्टडी के दौरान क्या है, हम मुख्तलिफ सैंपल्स को मुख्तलिफ कंडीशंस पे रखते हैं। लाइक कुछ सैंपल्स को हम जो मैन्युफैक्चरिंग कंडीशंस होती हैं उन कंडीशंस के ऊपर रखते हैं, ठीक है। उसमें डिफरेंट स्टेजेस आ सकती हैं। मैन्युफैक्चरिंग के स्टेज है, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग स्टेज है, उसके बाद उसकी वेयर हाउसिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, सप्लाई चेन है। हर तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करके हम उस प्रोडक्ट को उस टेम्परेचर या उस सिचुएशन के ऊपर रखते हैं, ताकि हमें उस प्रोडक्ट का रिस्पांस पता चले कि उस प्रोडक्ट का रिस्पांस क्या है टू दैट सर्टन सिचुएशन और कंडीशन। If this is not possible, the samples should be stored at a known temperature and humidity. अगर फॉर एग्जांपल प्रोसेसिंग कंडीशंस हम को चेंज करना या उस जो है पैरामीटर को अडॉप्ट करना, उस पैरामीटर को क्रिएट करना वैसी ही जैसी प्रोसेसिंग में कंडीशंस थी, ऐसा पॉसिबल नहीं है या मुश्किल है, ठीक है। उसके लिए फिर हम क्या है, आर्टिफिशियली हम ऐसा जो लाइक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की कंडीशंस क्रिएट करके उस प्रोडक्ट को वैसे इन्वायरमेंट पे हम रखते हैं, जस्ट टू नो द बिहेवियर ऑफ दैट प्रोडक्ट टू दैट स्पेसिफिक काइंड ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी एंड अदर कंडीशंस। सो दीज नीड टू बी चेक्ड एंड रिकॉर्डेड रेगुलरली। रेगुलर इंटरवल्स पे इनकी चेकिंग करनी है एट द टाइम सेट आउट इन स्टेप 2 दैट हैज बीन डिस्क्राइब्ड प्रीवियसली। Samples are selected and tested as per the test decided in step 1. अब step 2 में क्या है, हमने जो यहाँ पे की है कि कौन कौन से टेस्ट करेंगे, कौन कौन से पैरामीटर अडॉप्ट करेंगे उसकी माइक्रोबायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए। इन टेस्ट के अकॉर्डिंगली हम स्टेप 1 की तरफ जाएंगे। लाइक प्रोडक्ट रिलेटेड प्रोसेसेस को चेक करना है या प्रोसेस रिलेटेड जो पैरामीटर्स हैं उनको चेक करना है। सो स्टेप 2 और स्टेप 1 का आपस में मतलब हम एक मैकेनिज्म डिसाइड करके उसके अकॉर्डिंगली हम स्टडी को प्लान आउट करेंगे। फिर डू नॉट फॉरगेट टू रिकॉर्ड द टेस्ट रिजल्ट्स एंड एनीथिंग एल्स यू थिंक मे बी हेल्पफुल लेटर। सो तमाम स्टडी के दौरान हमने जितनी भी रिकॉर्ड कीपिंग है उसको इंश्योर करना है, ताकि मुख्तलिफ स्टेजेस पे हमें जिस भी डाटा की जरूरत पड़े हम उसको अकॉर्डिंगली उसे कंसल्ट कर सकें। Then determine the shelf life. Eventually, a point is reached when the product no longer meets the quality standard. Using all the information you have recorded and observed, decide how long the product can be kept and still be of an acceptable quality and safety. अब इन तमाम पैरामीटर्स को हम कीपिंग इन व्यू इस चीज को देखेंगे कि जो प्रोडक्ट के पैरामीटर्स हैं क्वालिटी और सेफ्टी से रिलेटेड, किस पॉइंट तक, किस स्टेज तक वो एक्सेप्टेबल लिमिट में है। मींस उसके सेंसरी एट्रीब्यूट्स, उसके केमिकल जो एनालिसिस हैं, उसके फिजिकल पैरामीटर्स तमाम को हम चेक करते हुए देखेंगे। ये चीज डिटरमिन करेंगे कि किस स्टेज तक वो अंडर एक्सेप्टेबल क्वालिटी और सेफ्टी पैरामीटर्स में आते हैं। सो उस पॉइंट पे, उस स्टेज पे हम कंसीडर करेंगे उसकी शेल्फ लाइफ, मतलब दिनों के हिसाब से, घंटों के हिसाब से, या ओवरऑल मींस टू से इन द पर्सपेक्टिव ऑफ टाइम स्पैन। द मैक्सिमम स्टोरेज टाइम फॉर क्वालिटी एंड सेफ्टी मे नॉट बी द सेम। द शेल्फ लाइफ ऑफ अ प्रोडक्ट शुड बी whichever is shortest. Look at the test results and if any of them do not make sense, repeat them. जहाँ पे आपको कहीं पे मतलब इस चीज का पता चले कि यहाँ पे जो रिजल्ट्स हैं, एंड रिजल्ट्स हैं, वो कोई मतलब कोई सेंस क्रिएट नहीं कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट नेचर। सो वहाँ पे हम रेपिटेशन को कंसिडर कर सकते हैं, टेस्ट को रिपीट कर सकते हैं, मुख्तलिफ पैरामीटर्स को चेंज करते हुए हम रिपीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बाज़ का हम प्रोसेस को कंसिस्टेंट रखते हुए डिफरेंट प्रोडक्ट रिलेटेड पैरामीटर्स को रिपीट कर सकते हैं, या प्रोडक्ट रिलेटेड पैरामीटर्स को रखते हुए कांस्टेंट हम डिफरेंट प्रोसेस रिलेटेड पैरामीटर्स को रिपीट कर सकते हैं। सो दिस इज द ट्रायल मेथड। इस मेथड के थ्रू हम शेल्फ लाइफ स्टडी कर सकते हैं और उसकी शेल्फ लाइफ एक्चुअल वे में डिटरमिन कर सकते हैं।
If the results still do not make sense or variable, check that the ingredients, their quality and the processing are the same. So ये एक मैकेनिज्म है, इसके थ्रू हम शेल्फ लाइफ को डिटरमिन कर सकते हैं. अगेन इतना करने के बावजूद भी हम ये श्योरिटी से नहीं कह सकते कि 100% हम उसकी एक्चुअल शेल्फ लाइफ तक पहुंच सके हैं. इसमें प्लस माइनस की गुंजाइश होती है. तो प्लस माइनस की गुंजाइश क्या है? वही जो हम स्टार्टिंग में जो हमने देखा था कि यूज बाय या बेस्ट बिफोर, किस प्रोडक्ट पे कौन सी एक्सपायरी हमने लगानी है, ये इसी चीज पे मतलब डिपेंड करती है कि एक्चुअल जो टाइम स्पैन है वो हम कंसिडर नहीं कर सकते. हाउएवर हम उसके करीब करीब पहुंच सकते हैं, उसमें प्लस माइनस की गुंजाइश होती है. ओके, अब फर्दर मॉनिटरिंग दी शेल्फ लाइफ, उस पे चेक एंड बैलेंस कैसे मेंटेन करना है. लाइक द सैंपल्स शुड बी टेस्टेड फॉर द फैक्टर्स दैट द शेल्फ लाइफ स्टडी इंडिकेट्स indicated were the most important for the product: acidity, loss of flavor, level of spoilage organisms. The samples could also be taken from various points within the distribution and retail system. If this testing shows that the preliminary shelf life is inappropriate, it should be adjusted. It is also critical that the shelf life study is repeated after any changes have been made in the production or the processing environment. So हम अल्टीमेटली जो है शेल्फ स्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो मुख्तलिफ पैरामीटर्स को देखते हैं, हम उसकी जो है मॉनिटरिंग को मतलब कंसिडर करते हैं. लाइक कोई भी प्रोसेस प्रोडक्ट है, हम देखेंगे कि उसकी पीएच क्या वैसी ही रही है. शेल्फ स्टेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ. सो उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि अगर पीएच में जो है कमी बेशी हो रही है या उसकी न्यूट्रल से एसिडिक की तरफ जा रही है, एसिडिक से फर्दर बेसिक नेचर की तरफ जा रही है. सो एनी फ्लक्चुएशन इन द पीएच और एसिडिटी लेवल विल इंडिकेट दैट दिस प्रोडक्ट इज शेल्फ स्टेबल और नॉट. इसी तरीके से लॉस ऑफ फ्लेवर, ये भी शेल्फ स्टेबिलिटी को डिटरमिन करेगी. देन लेवल ऑफ स्पॉइलेज ऑर्गेनिजम्स के उसकी माइक्रोबायोलॉजिकल कंसिस्टेंसी कितनी है इस प्रोडक्ट की. सो दैट विल आल्सो डिटरमिन द कीपिंग क्वालिटी ऑफ दैट सॉरी द शेल्फ स्टेबिलिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट. अब हम बात करेंगे, यहाँ तक हमने डायरेक्ट मेथड की बात की है कि मुख्तलिफ पैरामीटर्स, मुख्तलिफ फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली हम डायरेक्ट वे में इस चीज़ को कंसिडर करते हैं कि शेल्फ लाइफ स्टडी के इसके पैरामीटर्स क्या हैं. इनडायरेक्ट मेथड में क्या है? द अटेम्प्ट टू प्रेडिक्ट द शेल्फ लाइफ ऑफ अ प्रोडक्ट विदाउट रनिंग अ फुल लेंथ स्टोरेज ट्रायल, लाइक हैंस दे कैन बी यूजफुल फॉर प्रोडक्ट्स विद लॉन्गर शेल्फ लाइव्स. इसमें दो मोस्ट कॉमन मेथड्स यूज होते हैं. तो हम इसमें एक तो ये है कि डायरेक्ट मेथड क्या है, डायरेक्टली जो भी पैरामीटर्स लिंक्ड हैं या इन्वॉल्व हैं उसकी शेल्फ लाइफ के साथ या उसकी कीपिंग क्वालिटी के साथ, उनको हम प्लस माइनस करके उसकी शेल्फ लाइफ को डिटरमिन कर सकते हैं. हाउएवर इनडायरेक्ट मेथड में डिफरेंट फर्दर मेथड्स हैं, उनको हम स्टडी करते हैं. नंबर वन इज द एक्सेलरेटेड शेल्फ लाइफ स्टडी, जिसमें द ट्रायल पीरियड इज शॉर्टनड बाय डेलिबरेटली इंक्रीजिंग द रेट ऑफ डिटीरियोरेशन. मतलब क्या है? ट्रायल पीरियड को हम कम करते हैं, उसकी डिटीरियोरेशन को नेचर सिंथेटिकली इंक्रीज करके. फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट है, हम ऐसे पैरामीटर इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं, ऐसे फैक्टर्स इंट्रोड्यूस कराते हैं जिससे इसकी डिटीरियोरेशन ज्यादा हो जाती है, वो जल्दी खराब होती है. सो हम अपने माइंड में एक स्टैंडर्ड सेट करते हुए उसकी डिटीरियोरेशन के साथ जब कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो उसको हम एक्सेलरेटेड शेल्फ लाइफ स्टडी बोलते हैं. दिस इज यूजुअली डन बाय इंक्रीजिंग द स्टोरेज टेम्परेचर. The results are then used to estimate the shelf life under normal storage conditions. अब एक सूरत में हम एक कंट्रोल डिटरमिन कर देते हैं, दूसरी सूरत में हम एक्सेलरेट करते हैं उस खास पैरामीटर को. लाइक एसिडिटी भी एक्सेलरेट हो सकती है, उसका टेम्परेचर भी एक्सेलरेट हो सकता है, पीएच भी एक्सेलरेट हो सकती है, ह्यूमिडिटी भी उसकी एक्सेलरेट हो सकती है. सो डिफरेंट पैरामीटर्स कैन बी एक्सेलरेटेड. सो अगर हम टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर को हम आर्टिफिशियली एक्सेलरेट करके जो उसकी नॉर्मल स्टोरेज कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंगली जब हम कंपैरेटिव स्टडी करें तो वो एक्सेलरेटेड
शेल्फ लाइफ स्टडी कहलाएगी। इसी तरीके से प्रेडिक्टिव मॉडलिंग में क्या है, predictive models are mathematical equations which use information from a database to predict bacterial growth under defined conditions. Predictive methods or models can be used to calculate the shelf life of a food. Information on the changes that occur in the product when it deteriorates. The properties of the product and packaging is required for the calculation. Most predictive models are specific to particular types of organisms. अब predictive modeling में क्या है, हम मुख्तलिफ प्रेडिक्टिव इक्वेशंस यूज करते हैं। इक्वेशंस कौन सी हो सकती हैं, लाइक उसकी जो पैकेजिंग है, पैकेजिंग से रिलेटेड हम उसकी जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उनको हम प्लस माइनस करके, ठीक है, उसकी जो डिफरेंट प्रोडक्ट की डिटीरियोरेशन की चेंजेस हैं उनको हम प्लस माइनस करके हम डिफरेंट कैलकुलेशंस ड्रा करके, मैथमेटिकल इक्वेशंस ड्रा करके हम शेल्फ लाइफ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक हमने डिफरेंट टेस्ट की बात की है। अब हम फर्दर देखेंगे कि किस कमोडिटी की कौन सी कमोडिटी है, उसकी फ्रिज लाइफ कितनी है या उसकी फ्रोजन लाइफ कितनी है। ये डिफरेंट चार्ट्स हैं हमारे पास। इन चार्ट्स की मदद से हम कंसल्ट करते हुए डिफरेंट कमोडिटीज को उस टेम्परेचर रेंज में उतने दिन के लिए उस इन्वायरमेंट में, मतलब विद पर्सपेक्टिव ऑफ इट्स टाइम स्पैन, हम उसको रख सकते हैं विद दी विदाउट डिस्टर्बिंग और डिटेरियोरेटिंग इट्स क्वालिटी। लाइक चीज है, अब इसमें आगे फर्दर टाइप्स हैं, श्रेडेड है, हाई मॉइस्चर है, श्रेडेड लो मॉइस्चर है, चंक चीज है, हाई मॉइस्चर चीज है, स्ट्रिंग चीज है, स्लाइस, लो मॉइस्चर, डिफरेंट टाइप्स हैं। उनकी फ्रिज लाइफ भी दी गई है आफ्टर कोड डेट। लाइक श्रेडेड चीज, हाई मॉइस्चर चीज, जिसको 21 दिन के लिए हम फ्रिज में रख सकते हैं। अब फ्रिज का टेम्परेचर डिफरेंट है एज कम्पेयर टू दी फ्रीजर। सो फ्रिज का टेम्परेचर नॉर्मली जो 4 डिग्री सेल्सियस है वहां पे मेंटेन किया होता है। जो फ्रोजन लाइफ, मतलब उसका जो फ्रीजर का जो टेम्परेचर है वो -18 तक सेट किया होता है। सो दोनों में आप देख सकते हैं कि ड्यू टू टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस कमोडिटी सेम है, जस्ट टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन की वजह से कितना फर्क आ रहा है। 21 दिन के लिए फ्रिज लाइफ है उसकी और 6 मंथ्स के लिए उसकी फ्रोजन लाइफ है, ठीक है। सो यहीं से हम ये चीज डिटरमिन कर सकते हैं कि टेम्परेचर, इवन सिंगल टेम्परेचर पैरामीटर, हाउ इट कैन में से check the shelf life of any food commodity। लाइक इसी तरीके से मार्जरीन है, अगर 6 माह फ्रिज लाइफ है, फ्रोजन लाइफ उसकी 12 मंथ होगी, ये एक्सपेक्टेड है। हाउएवर फर्दर चीज़ों को डिटेल में कंसिडर करने के लिए उनका जो पैकेजिंग मटेरियल है या जो लेबलिंग इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करना ज़रूरी है। इसी तरीके से बाकी भी मुख्तलिफ कमोडिटीज यहाँ पे दी गई हैं, उनकी जो फ्रिज और फ्रोजन लाइफ है वो यहाँ पे मेंशन की गई है। सो आप लोग यहाँ से इस टेबल से तमाम चीज़ों को कंसल्ट कर सकते हैं। लाइक एग्स हैं, फ्रिज में तकरीबन 28 डेज तक वो रखे जा सकते हैं। हाउएवर एग्स को हम फ्रीजर में रिकमेंड नहीं करते कि वो फ्रोजन हालत में, क्योंकि उसमें फिर फ्रोजन हालत में कई तरह के फिजिकल डिफेक्ट्स आ जाते हैं, लाइक चिलिंग इंजरी है, उसका इशू बन जाता है। सो इसी तरीके से आइसक्रीम है, इसको हम फ्रिज में नहीं रख सकते, 4 डिग्री में नहीं रख सकते। अगर रखेंगे तो क्या है, वो मेल्ट हो जाएगी, इसकी कीपिंग क्वालिटी, इसके सेंसरी एट्रीब्यूट्स, इसके फिजिकल पैरामीटर्स डिस्टर्ब होंगे। हाउएवर फ्रोजन स्टोरेज उसकी क्या है, 4 मंथ्स तक कंसिडर की जा सकती है। इसी तरीके से डिफरेंट कैंड फूड आइटम्स हैं, लाइक बीन्स हैं, फिश हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश हैं, क्रैब्स हैं, क्रॉस्टिंग्स हैं, हाई एसिड फूड्स हैं। सो उनकी शेल्फ लाइफ भी इसके अकॉर्डिंगली ही कंसिडर की जाती है। जो हाई एसिड फूड्स हैं नॉर्मली 1 to 2 years तक उसको कैन में, कैनिंग के बाद उसको रखा जा सकता है। मीट, पोल्ट्री और बीफ की कैनिंग करने के बाद उसको हम 2 से 3 साल तक रख सकते हैं। इसी तरीके से डिफरेंट स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स हैं, इनको भी हम देख सकते हैं।
कि जो पास्चराइज्ड हनी है उसको हम क्या है फॉर एवर को कंसिडर करते हैं, क्योंकि हनी तो नॉर्मली कंसिडर किया जाता है कि ये फॉर लाइफ टाइम ये स्पॉइल नहीं होता है। जो नॉन मतलब फार्मूलेटेड रेसिपी हो। इसी तरीके से केचप तकरीबन 1.5 साल तक उसको रखा जा सकता है। डिफरेंट स्पैगेटी सॉसेज हैं उनको 1.5 साल तक रखा जा सकता है। ऑलिव्स को तकरीबन 1.5 से 2 साल तक रखा जा सकता है। मोलेसेस को 2 इयर्स तक हम जो है वो प्रिजर्व कर सकते हैं। तो डिफरेंट शेल्फ लाइफ हैं, इनको यहाँ से हम फर्दर कंसिडर कर सकते हैं। बेवरेजेस के केस में हम देख सकते हैं, अब इसमें दो चीजें आ जाती हैं टेम्परेचर की बेस पे। लाइक बेवरेजेस को हम बाज का पास्चराइज करते हैं, बाज का उनको स्टरलाइज करते हैं, मतलब एल टी या HPST। सो उस बेस पे हम कंसिडर करेंगे कि जो है किस प्रोडक्ट की कितनी शेल्फ लाइफ है। लाइक जो टी बैग्स हैं उनको 1.5 साल तक हम रख सकते हैं। इसी तरीके से कॉफी, ग्राउंड कॉफी है, 2 इयर्स तक उसको रख सकते हैं। जूसेस हैं, तकरीबन 8 से 9 माह की उनकी एक्सपायरी होती है, शेल्फ लाइफ होती है। इसी तरीके से पानी है, पानी का आप देख सकते हैं इंडेफिनिट मेंशन है। जो डिफरेंट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं उनकी जो है वो एक्सपायरेशन डेट जो है उनके अकॉर्डिंगली ही डिटरमिन की जाती है। तो फ्रोजन फूड आइटम्स में आइसक्रीम्स हैं, डोज हैं, डिफरेंट फ्रोजन वेजिटेबल्स हैं, वेब टॉपिंग्स हैं, इनकी भी आप देख सकते हैं, यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं। ये जो डाटा है इसका सोर्स कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन CAC है। सो मतलब उस रेफरेंस से आप इसको फर्दर यूज कर सकते हैं। मीट या मीट प्रोडक्ट्स हैं डिफरेंट, उनको हम उसके अकॉर्डिंगली फ्रेश या उसकी जो दूसरी तरफ फ्रोजन लाइफ है उसको भी हम देख सकते हैं कि लाइक रा फिश है, 2 दिन तक इसको रखा जा सकता है फ्रेश फॉर्म में, लेकिन फ्रोजन फॉर्म में इसको 3 to 6 months हम रख सकते हैं, क्योंकि इसमें फ्रिज लाइफ का कंसेप्ट नहीं है। मीट या मीट प्रोडक्ट्स, मीट कमोडिटीज जितनी भी है तमाम इनको फ्रोजन फॉर्म में ही रखा जाता है, क्योंकि इसमें इंजामेटिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मकदार में पाया जाता है। इसी तरीके से इसकी वाटर एक्टिविटी इस प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से इसको नॉर्मल या तो फ्रेशली कंज्यूम किया जाता है, या फर्दर अगर इसको रखना हो तो फिर हम फर्दर फ्रोजन फॉर्म में रखते हैं एट -18 डिग्री सेल्सियस। तो ये कुछ टेबल चार्ट्स दिए गए हैं, यहाँ से आप फर्दर कंसल्ट कर सकते हैं। तो टेक होम मैसेज आज का ये है कि डोंट ईट दैट प्रोडक्ट इफ इट इज स्पॉइल्ड।